दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाई ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के निर्माण की विधि के बारे में। तो इस टॉपिक से जुड़ा ये हमारा आज का सेकंड पार्ट है। इसके पहले पिछले पार्ट में हम सभी ने डाई ऑक्सीजन निर्माण की प्रयोगशाला विधि के बारे में देखा, जाना और समझा। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाई ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के निर्माण की औद्योगिक विधि के बारे में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों विधियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन निर्माण की औद्योगिक विधि यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में। तो किसी भी पदार्थ का उत्पादन अगर हमें अधिक मात्रा में करना है यानी कि लार्ज स्केल पे करना है तो हम औद्योगिक विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार डाई ऑक्सीजन का औद्योगिक उत्पादन जल के विद्युत अपघटन द्वारा या फिर वायु से किया जाता है। तो हम डाई ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का औद्योगिक उत्पादन दो तरीके से करते हैं। पहला है जल के विद्युत अपघटन द्वारा और दूसरा है वायु के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जल के विद्युत अपघटन द्वारा। तो जल का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो आइए इस अभिक्रिया के लिए हम रिएक्शन देखते हैं। तो जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है, और ये जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो एनोड पर मुक्त होती है। तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस कैसे मुक्त होती है और क्यों मुक्त होती है, आगे मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। तो आइए हम डिटेल से समझते हैं कि जल का विद्युत अपघटन कैसे होगा। तो इस अभिक्रिया के लिए हम पहले एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में जल लेते हैं, और बहुत थोड़ी मात्रा हम अम्ल की या फिर क्षार की लेते हैं। अब इस पात्र में हम धातु की दो छड़ लगाएंगे और इन दोनों छड़ों को हम हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ेंगे, और इस बैटरी द्वारा हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो हम इस जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल विघटित हो जाता है। परंतु यहाँ पर आपके दिमाग में बात चली होगी कि यहाँ पर हमने अम्ल और क्षार को क्यों लिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि जो शुद्ध जल होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता। परंतु अगर हम अम्ल या क्षार डाल देते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, जिससे कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। इसलिए हम जल में अम्ल या क्षार डालते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों जल में हमने अम्ल या क्षार का प्रयोग किया हुआ है। तो जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल अपने आयनों में टूट जाएगा। यहाँ पर आप दोनों इलेक्ट्रोड्स को देख सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड है एनोड और दूसरा है कैथोड। तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है वो होता है एनोड, और जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है वो होता है कैथोड। तो यहाँ पर आप दो इलेक्ट्रोड देख सकते हैं, कैथोड और एनोड। तो जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो जल है, जल के आयन टूटेंगे, अपने आयनों में टूट जाएंगे। तो कौन से आयन में टूटेंगे? H प्लस आयन और OH माइनस आयन। यहाँ पर हम रिएक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल है, जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये अपने आयनों में टूट गया, H प्लस आयन और OH माइनस आयन, जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि विपरीत आयनों में यानी कि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है। तो जो H प्लस आयन है वो कैथोड की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि कैथोड पर निगेटिव चार्ज है, और जो OH माइनस आयन है वो एनोड की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैथोड है, कैथोड ऋणावेशित है। ऋणावेशित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो जो H प्लस आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, यानी कि जो H प्लस आयन उत्पन्न हुए जब वो कैथोड पर जाएंगे तो कैथोड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने दो H प्लस आयन लिया हुआ है, इसके कारण ही H2 बनेगा। अब हम बात करते हैं OH माइनस आयन की। तो OH माइनस आयन जो बचा हुआ है वो एनोड पर जाएगा, और जब एनोड पर जाएगा तो एनोड क्या करता है कि धनात्मक है, तो वह OH माइनस आयन के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन को लेता है तो यहाँ पर बनता है H2O और ऑक्सीजन गैस। तो एनोड पर धन आवेश होने के कारण 4 OH एनोड के पास जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे, और जब 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर 2 अणु जल के और 1 अणु ऑक्सीजन का बनता है।
तो इस प्रकार यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो आइए मैं नीचे वाले रिएक्शन को आपको डिटेल से समझाता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला रिएक्शन सिंपल है, आप समझ सकते हैं, लेकिन नीचे वाले रिएक्शन में थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको ईज़िली तरीके से समझाऊँगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो आयन होते हैं, वो विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाते हैं और विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं। यानी कि विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाकर अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो यदि हम बात करें OH माइनस आयन की, तो OH माइनस आयन क्या करेगा, एनोड पर जाएगा, एनोड पर धन आवेश है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और OH बना लेगा। अब हम सभी जानते हैं कि OH कोई यौगिक तो है नहीं, तो OH क्या करेगा, जल बनाएगा यानी कि H2O का निर्माण करेगा। और हम जानते हैं कि अगर हम एक OH लेंगे तो भी जल नहीं बनेगा, अगर 2 OH लेते हैं तो जल बनेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमने 4 OH लिया है, जिससे कि हमारा 2H2O और O2 दोनों बन जाता है और अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक OH ही लिया था, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए हम 4 का गुणा कर देंगे। तो जब हम 4 का गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 4 OH माइनस आयन, इधर 4 OH और 4 इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाले रिएक्शन को हम एज़ इट इज़ रहने देते हैं और दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि 4 OH आपके रिएक्टेंट में है और 4 OH आपके प्रोडक्ट में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएँगे। जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारा जो बचा हुआ है उसको ऐड करेंगे, तो आप लेफ्ट साइड देखते हैं 4 OH माइनस आयन है और राइट साइड है 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो हमारा प्रोडक्ट आया, मतलब जो अभिक्रिया आई है, वो ऊपर वाले अभिक्रिया की भांति है। तो एनोड पर इसी तरह अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनोड पर 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कैथोड पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम ऊपर वाले रिएक्शन में 2 का गुणा करेंगे। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन 4 हो जाएंगे और नीचे पहले से ही 4 हाइड्रोक्सिल आयन है। ऊपर वाले रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर H2O का जब हम विघटन किए तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आयन बना है। तो यहाँ पर भी हमें 4 हाइड्रोजन आयन चाहिए होगा और 4 हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए होगा। तो यहाँ पर भी हम 4 का गुणा करेंगे। तो पहले हम दोनों अभिक्रियाओं में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर तीनों अभिक्रियाओं को ऐड करते हैं। तो जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले रिएक्शन में तो कुछ इस तरह आएगा, और नीचे वाले रिएक्शन में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, और नीचे वाला जो हमारा तीसरा रिएक्शन है उसको हम एज़ इट इज़ रखेंगे। अब हम तीनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 4 OH माइनस आयन, 4 OH माइनस आयन कैंसिल हो जाएंगे, 4H प्लस आयन, 4H प्लस आयन कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड 4H2 है और प्रोडक्ट साइड 2H2 है, तो हम इसको घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2H2O। तो हमारा इस साइड आएगा 2H2O और राइट साइड आ जाएगा 2H2 प्लस O2। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। तो यह रिएक्शन आपने पीछे देखा था, जिसमें कि हमने जल का विघटन किया था और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ था। आई होप आपको यह अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे हम वायु द्वारा ऑक्सीजन गैस प्राप्त करेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। औद्योगिक स्तर पर डाई ऑक्सीजन वायु से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो वायु के बारे में हम सभी जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण होता है, और वायु में जो नाइट्रोजन होता है वो लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो ये 3 गैसें मुख्य रूप से वायु में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑक्सीजन प्रकृति में पाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पर यह मिश्रण के रूप में है और हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं। तो शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या होगा कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से अलग करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने के लिए हम वायु को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथक हो जाता है। तो चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस और CO2, इसका अभिक्रिया कराएं तो बना CaCO3 और जल। तो वायु की कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने के लिए हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम वायु की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं तो CaCO3 बनता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो CaCO3 के रूप में अवक्षेप के रूप में रह जाता है और बच जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन को अलग करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो नाइट्रोजन को अलग करने के लिए हम
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च दाब द्वारा द्रवित करते हैं। तो इस प्रकार द्रवित वायु का प्रभाजी आसवन करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि क्यों हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रभाजी आसवन करते हैं। क्योंकि डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन के क्वथनांक में बहुत अंतर होता है। तो जो द्रव नाइट्रोजन है इसका क्वथनांक होता है 77.2 केल्विन, जबकि द्रव ऑक्सीजन का क्वथनांक होता है 90 केल्विन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के क्वथनांक में अच्छा खासा अंतर है। तो जब हम इनका प्रभाजी आसवन करेंगे तो नाइट्रोजन का क्वथनांक कम होने के कारण नाइट्रोजन पहले ही अलग हो जाएगा। तो जब हमने द्रव नाइट्रोजन को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर लेते हैं तो हमारे पास अब बच क्या गया, हमारे पास बच गया केवल द्रव ऑक्सीजन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रभाजी आसवन से N2 पहले अलग हो जाता है और पात्र में द्रव डाई ऑक्सीजन शेष रह जाता है। तो इस प्रकार हम डाई ऑक्सीजन को वायु द्वारा अलग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।